Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. And we are doing the third chapter, that is Advent of the Europeans in India. And we have already covered the Portuguese, the Dutch, and the English. And today we will be beginning with the French. Okay, so let's begin. तो आज हम क्या क्या देखेंगे फ्रेंच में. वी विल बी सीइंग द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच जिन्होंने एस्टेब्लिश की इंडिया में. ठीक है. देन वी विल बी सीइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉन्डिचेरी एंड हाउ इट बिकेम द नर्व सेंटर ऑफ द फ्रेंच. एंड देन कुछ अर्ली सेटबैक्स जो फ्रेंच को मिले. एंड देन योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे इज द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज कार्नेटिक वॉर्स. ठीक है. तो आइए फ्रेंच के सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट करते हैं. Okay, so your first question is, when was the French East India Company formed? Give a brief account of the factories it set up in India. क्या बताना है आपको क्वेश्चन में कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी और कुछ फैक्ट्रीज जो इन्होंने सेटअप की हैं उसका आपको एक ब्रीफ अकाउंट देना है. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन. ठीक है. तो सिंस मैंने आपको पहले भी बोला था दैट यू हैव टू साइमल्टेनियसली कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर्स, द कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर्स जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं जो भी इवेंट्स आपके हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अब जब फ्रेंच आए हैं तो उस टाइम पे कौन मुगल रूलर था, यू शुड नो. तो इस टाइम पे आपके जो मुगल रूलर हैं दैट इज़ और औरंगजेब. इनका पीरियड है आपका 1658 से 1707 का. ठीक है. सो व्हेन इज दिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड, he was ruling and till later also. चलिए शुरू करते हैं फिर. फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया. तो फ्रेंच जो थे आपके लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे विद द पर्पस ऑफ ट्रेड. अब देखिए इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनीज आ रही हैं वो भी इनिशियल में स्टार्टिंग में सोलेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड आ रही थी, बस ट्रेड करना उनको. ठीक है. वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे फिर लेटर ऑन दे गेट ड्रॉन इन टू द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इनिशियली सबको ट्रेड करने ही आना था यहाँ पे. ओके. तो फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड. एंड फ्रेंच बनता, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रेंच की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है इन द ईयर 1664. करता कौन है, ये हुआ है ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुई 14. ये इस टाइम पे फ्रांस के किंग हैं लुई 14 और इन्होंने फाउंडेशन किया है किसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का. इसका ये फ्रेंच में नेम लिखा है दैट इज कैम्पैग्ने डे इंडेस ओरिएंटलिस. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. बस इतना याद रखना है कि 1664 में किंग लुई ने, जो फ्रांस के किंग हैं, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया है. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे कि इनको 50 ईयर की मोनोपोली मिल गई है ट्रेड करने की. कहाँ पे, इंडिया और पैसिफिक ओशंस में, इंडियन एंड दी पैसिफिक ओशंस. एंड ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी अ कंसेशन इन परपेचुइटी फॉर द आइलैंड ऑफ मैडागास्कर. अब देखिए मोनोपोली का मतलब समझते हैं ना आप कि इनके पास ही एक्सक्लूसिव राइट होंगे ट्रेड करने के. कहाँ से, जो भी फ्रेंच में कंपनीज हैं उनमें से सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, वो भी पूरे 50 ईयर्स के लिए. और परपेचुइटी का मतलब होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए. तो इन्हें मैडागास्कर में, ठीक है, ट्रेड करने का, रूल करने का, जो करना है करो, वो उनको पूरा राइट मिल गया है मैडागास्कर के लिए, हमेशा के लिए. एंड और कहीं भी अगर ये अपनी टेरिटरीज एस्टेब्लिश कर पाते हैं, बना पाते हैं, टेरिटरीज का मतलब कॉलोनाइज कर पाते हैं अगर, तो वहाँ पे भी आपको जो है पूरा राइट है रूल करने का, ट्रेड करने का. अच्छा, लेट मी शो यू मैडागास्कर. ओके, ऑन द मैप लेट मी शो यू. ओके, तो ये आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है. मैं इसको जूम इन कर रही हूँ और हम आ गए हैं, दिस इज़ योर अफ्रीका. ठीक है. एंड ये आपका इंडिया एंड ऑल, दिस इज़ योर इंडियन ओशन. अब यहाँ पे जो आपको ये एक आइलैंड नज़र आ रहा है, लेट मी जूम. ठीक है. ये जो आइलैंड है दिस इज़ योर मैडागास्कर. ठीक है. ये आइलैंड है आपका अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट पे, और वो भी साउथ में ये आइलैंड है आपका. ठीक है, मैडागास्कर. एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन आप देखिए, यहाँ पे रियूनियन आइलैंड्स लिखा है. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ भी फ्रेंच आके ट्रेड करते हैं और इसको अपने अंडर में ले लेते हैं. तो ये रियूनियन आइलैंड भी आपको एक याद रखना. और एक मॉरिशस, आप जस्ट इसके ऊपर ये आइलैंड देख रहे हैं आप, मॉरिशस, ये भी फ्रेंच की जो है वो टेरिटरी बन जाती है. तो एक ये मैडागास्कर
एक मॉरिशस और एक ये रियूनियन, ये तीनों भी आपकी फ्रेंच की ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दीज। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो रिमेंबर कि उनको ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में एंड मेडागास्कर में भी, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपके जो पर्सन हैं जो निकलते हैं एक्सपेडिशन के लिए इंडिया की तरफ, वो है फ्रैंकोइस कैरॉन, ठीक है। और ये पहुंचते हैं सूरत और वहीं पे सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी हो गई? सूरत में, एंड द ईयर इज 1667, रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट ये पहुंच जाते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेयर इट इज, ओके। 1669 में 2 साल बाद मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं। और कैसे लगाते हैं? इनको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है वो परमिशंस दे देते हैं। अब आपको याद होगा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इंग्लिश को भी परमिशंस दी थी, फरमान दिए थे उनको ट्रेड करने के लिए। सिमिलरली ये फ्रेंच को भी दे देते हैं। और ये आप यहाँ से थर्ड पॉइंट अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 1673 में क्या हुआ है? फिर फर्दर इनको और दूसरी जगह जो है ट्रेड करने की परमिशंस मिली। वो दूसरी जगह कहाँ है? दैट इज योर चंद्रनगर नियर कैलकाटा। किसने दी परमिशन? वहाँ के मुगल सूबादार, दैट इज योर शाइस्ता खान, इन्होंने परमिशन दी है। एंड सूबादार इज नथिंग बट योर गवर्नर। तो बंगाल में जो गवर्नर थे शाइस्ता खान, उन्होंने चंद्रनगौर में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी फ्रेंच को, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट इनकी सेटलमेंट्स देख लिए। साइट जो है वो है सूरत, ठीक है। एक सूरत हो गया आपका, एक मसूलीपट्टनम हो गया आपका, एंड नेक्स्ट इज योर चंद्रनगौर। और उसके बाद हम आ जाते हैं अभी पौंडीचेरी पे। ना पौंडीचेरी इज द नर्व सेंटर ऑफ द फ्रेंच पावर इन इंडिया, ओके। चलिए 1673 में क्या होता है? शेर खान लोदी, ये कहाँ के गवर्नर हैं? वलीकोंडापुरम। वलीकोंडापुरम जो है आपका आज के प्रेजेंट डे तमिलनाडु में, ठीक है, इट्स इन तमिलनाडु। और भले ये उस टाइम पे जो था, ये टेरिटरी जो थी बीजापुर सुल्तान के अंडर में थी। नाउ इफ़ यू रिमेंबर बीजापुर आपका थोड़ा सा क्या है, इधर वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, साउथ वेस्ट में पड़ता है। तो ये डिफरेंट है। तमिलनाडु तो आपका ईस्ट कोस्ट पे पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ योर कोरोमंडल कोस्ट। लेकिन बीजापुर के अंडर में तब वलीकुंडापुरम आता था, और जहाँ के गवर्नर थे आपके शेर खान लोदी जी। और ये फ्रैंकोइस मार्टिन को क्या करते हैं? परमिशन दे देते हैं कि आप जो है एक सेटलमेंट बना लो जिसका बाद में नाम पड़ता है पौंडीचेरी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये है वलीकुंडापुरम ही, ठीक है, उसके आसपास के रीजन्स होंगे। तो वहाँ पे जब ये अपनी सेटलमेंट बनाते हैं तो उसका नाम फिर बाद में पौंडीचेरी पड़ जाता है। और ईयर है 1674। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पौंडीचेरी। इससे पहले पौंडीचेरी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो पौंडीचेरी किसने बनाया, किसने फाउंड किया? दोज वर योर फ्रेंच। अच्छा, फ्रैंकोइस मार्टिन अभी क्या है? ये कहाँ के डायरेक्टर है? मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बनी थी वहाँ के डायरेक्टर है। लेकिन ये कैरॉन को फिर रिप्लेस कर देते हैं एज द फ्रेंच गवर्नर। तो आपके पहले फ्रेंच गवर्नर कौन हो गए जो आपके इंडिया में सबसे पहले आए थे? दैट इज फ्रैंकोइस कैरॉन। और फ्रैंकोइस मार्टिन जो है अब आपके नए गवर्नर बन गए। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनका फर्स्ट नेम इज सिमिलर लेकिन सेकंड नेम इनका डिफरेंट है। तो फ्रैंकोइस कैरॉन अलग है, फ्रैंकोइस मार्टिन अलग है। फ्रैंकोइस कैरॉन फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया में फ्रेंच के, और फ्रैंकोइस मार्टिन आपके सेकंड गवर्नर थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। अब और भी जगह ये लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? माहे, कराईकाल, बालासोर एंड कासिम बाजार। माहे और कराईकाल ये दोनों ही आपकी आज के टाइम के पौंडीचेरी की, या फिर मैं ये पुडुचेरी की टेरिटरीज़ हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, पुडुचेरी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर टेरिटरीज़ हैं। और बालासोर आपका उड़ीसा में है, और कासिम बाजार आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और पौंडीचेरी फिर लेटर ऑन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है फ्रेंच का इंडिया में, ओके। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स दिखा देती हूँ फ्रेंच के, ओके। ओके, लेट्स सी दी सेटलमेंट्स ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज़ योर माहे, ये देखिए यहाँ पे आप। देन आप आ जाइए इधर ईस्ट कोस्ट पे, विच इज़ योर कराईकाल, ये देख रहे हैं, दिस इज़ योर कराईकाल। उसके जस्ट ऊपर है आपका पौंडीचेरी, एंड उसके और ऊपर आ जाओ अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यनम। अब आप देखोगे अगर आज के मैप में भी कंपेयर करोगे तो यही टेरिटरीज़ हैं पौंडीचेरी की। इधर माहे वेस्ट में, फिर इधर आ जाओ कराईकाल, एंड ऊपर यनम एंड पौंडीचेरी। और नेक्स्ट आपकी जो है वो है ये चंद्रनागौर, ठीक है, चंद्रनागौर भी इन्होंने
यहाँ पे सेटलमेंट बनाई थी। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे फ्रेंच के इंडिया में। ओके ओके, सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज दी व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फैक्ट्रीज इट सेटअप इन इंडिया। तो आपको आंसर मिल गया कब बनी थी, दैट वाज योर 1664। ठीक है, एंड देन आप एक एक करके ये जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज लगाई हैं वो सबका मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्ली सेटबैक्स टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये लोग आए हैं, इनको जल्दी जल्दी परमिशन भी मिल गई हैं फैक्ट्रीज लगाने की, लेकिन डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी सो ईजी फॉर देम? बिकॉज ऑलरेडी डच हैं, ऑलरेडी इंग्लिश हैं, तो क्या ये राइवलरी ऑफर नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एंड इसी की वजह से फ्रेंच को इनिशियल में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इनिशियल में ही नहीं बल्कि अब इसके बाद जो है आफ्टर कुछ अपने सेटलमेंट्स बनाने के बाद अब इनका जो है एक टफ पीरियड स्टार्ट होने वाला है because of the tough competition they are going to face from the Dutch and the English. ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। What is Treaty of Ryswick and assess the difficulties faced by the French in establishing their hold in India. ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि ट्रीटी ऑफ रिस्विक बताना है आपको क्या है और डिफिकल्टीज जो फ्रेंच को फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। अब देखिए, जो डच और फ्रेंच है ना, ये आपके ट्रेडिशनल एनिमीज़ थे, मतलब इंडिया में आके एनिमीज़ नहीं हुए, इनका पहले से ही लड़ाई चल रही है। यूरोप में, अमेरिका में इनकी पहले से ही टेरिटरीज़ को एक्वायर करने के लिए लड़ाई चल रही है। तो यहाँ आके वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड अब आपको पता है कि डच का और इंग्लिश का, इफ़ यू रिमेंबर 1667 में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था कि हम एक दूसरे के टेरिटरीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड उन्होंने खुद को डिवाइड कर लिया था क्लेम्स को लेके कि एक तरफ डच को ठीक है इंडोनेशिया में क्लेम हो जाएगा और इंग्लिश का क्लेम कहाँ हो जाएगा, इंडिया में क्लेम हो जाएगा। तो अब डच को इंग्लिश की हेल्प मिल रही है, ठीक है, और इसी हेल्प से वो क्या करते हैं, डच जो है पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। ओके, अब कैप्चर कर लिया है तो ऑब्वियसली फ्रेंच वोंट लाइक इट, देयर विल बी अ वॉर। एंड उस वॉर के बाद, या मैं कहूँ फाइट होती है दोनों के बीच में, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है विच इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ रिस्विक। रिस्विक एक्चुअली क्या है कि एक जगह का नाम है, डच की टेरिटरी है जो नीदरलैंड्स में ही थी, तो उस पे ये नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे भी उनका वॉर चल रहा था, उस पे ये नाम पड़ा है ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये कॉन्क्लूड होती है आपकी 1697 में, और इस ट्रीटी के अंडर पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस लौटा दिया जाता है इंडिया में। ठीक है, समझ में आया। लेकिन डच 2 साल तक उस पर अपना थोड़ा कब्जा करके रखते हैं, लेकिन फ्रैंकोइस मार्टिन जी, ही इज़ अ वेरी एबल मैन, एंड उनकी गाइडेंस के अंदर पौंडीचेरी फ्लरिश करता है। उनको डच के क्लचेस, पौंडीचेरी को डच के क्लचेस से निकाल लिया जाता है, और पौंडीचेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बन जाता है फ्रेंच का इंडिया में, बिकॉज ऑफ हु, फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो अच्छा चल रहा है। एक ठीक है, एक लड़ाई हो गई बीच में, लेकिन वापस से सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। लेकिन नहीं, दोबारा कुछ होगा। व्हाट इज दैट? नाउ वॉर ऑफ स्पैनिश सक्सेशन हैज ब्रोक आउट इन यूरोप। यूरोप में एक वॉर छिड़ गया है विच इज नोन एज स्पेनिश सक्सेशन वॉर। अब ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं जरा। चलिए, तो नाम से पता चल रहा है कि ये किसी सक्सेशन को लेके वॉर है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि एक किंग है आपके, स्पेन के किंग है, स्पेनिश किंग है, जिनका नाम है चार्ल्स टू। चार्ल्स टू की डेथ हो जाती है विदाउट एनी हायर, मतलब उनकी गद्दी को संभालने के लिए, थ्रोन को संभालने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, ही हैड नो सन। तो अब ऑब्वियसली अब उस थ्रोन को लेके लड़ाई होगी, एवरीबडी वुड ट्राई टू एक्वायर दैट थ्रोन। ठीक है, तो यही इसी लड़ाई का नाम था स्पैनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, कि कौन सक्सीड करेगा उस थ्रोन को, और पीरियड था आपका 1700 से 1740, 14 ईयर्स का वॉर है ये। ओके, एंड इस वॉर में एक तरफ कौन लड़ रहे हैं आपके, एक तरफ आपके स्पेन है, डच हैं, इंग्लैंड है, और दूसरी तरफ आपके फ्रांस और दूसरी कुछ कंट्रीज़ हैं या फिर पावर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि डच एक तरफ है और फ्रांस एक तरफ, फ्रांस जो है एक तरफ है, और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। सो दिस वॉज योर स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। और इसमें क्या होता है आगे, फ्रेंच को जो है अपनी फैक्ट्रीज
दैट इज़ सूरत में, मसूलीपट्टनम में और बंटाम में। दिस इज़ अगेन इफ़ यू रिमेंबर ये जावा में है। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये तीनों जगह अपनी फैक्ट्रीज इनको अबेंडन करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होता है, फ्रैंकोइस मार्टिन जी की डेथ हो जाती है। तो अब एक एक कहते हैं ना, सर से साया उठ गया, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि कोई संभालने के लिए, इस कंपनी को संभालने के लिए कोई रूलर नहीं है, कोई कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सेटबैक्स इनको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन होता क्या है, ठीक है, इसके बाद भी लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती है, तो 1720 में फ्रेंच कंपनी रीऑर्गेनाइज होती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम है फ्रेंच कंपनी ऑफ द इंडीज़। ठीक है, एंड इट रिवाइव्स इट स्ट्रेंथ, जो ये खो देते हैं पावर्स उसको रिवाइव करते हैं अंडर लेनॉयर एंड डुमास। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स, फ्रेंच गवर्नर्स, ठीक है, हु एक्टेड बिटवीन दिस पीरियड 1720 टू 1742। और इस पीरियड में फ्रेंच की लॉस्ट पावर्स को रिवाइव करते हैं। एंड क्योंकि फ्रेंच के पोजेशन सिर्फ इंडिया में ना होके इंडियन ओशन में दूसरी जगह भी थे, मैंने आपको मॉरिशियस भी दिखाया था, रियूनियन आइलैंड्स भी दिखाए थे, तो यहाँ पे भी क्योंकि इनकी पोजेशन थे, टेरिटरीज थी, तो इनको यहाँ से भी हेल्प मिल जाती है और फ्रेंच की पावर फिर से रिवाइव हो जाती है इंडिया में। तो जो आपका क्वेश्चन था दैट व्हाट इज ट्रीटी ऑफ रिस्विक एंड व्हेन वाज व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फ्रेंच, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट में आप क्या डालेंगे, एड दिस ट्रीटी ऑफ रिस्विक को आप मेंशन करेंगे द होल स्टोरी। ठीक है, देन आप देखेंगे कि स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रेकआउट हो जाता है यूरोप में, जिसकी वजह से कुछ टेरिटरीज फ्रेंच को खोनी पड़ती हैं, लेकिन कंक्लूजन में आप डालेंगे कि लेनॉयर एंड डुमास के अंडर जो है रिवाइव कर जाती है फ्रेंच कंपनी। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ योर एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। ठीक है, इसको हम कार्नेटिक वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। कार्नेटिक जो है एक्चुअली नेम दिया गया है जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट पता है ना आप सबको, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया, और ये वाला जो कोस्ट है ईस्ट में, ईस्ट कोस्ट को ही आप कोरोमंडल कोस्ट बोलते हो। ठीक है, याद रखना है। तो सी फॉर कार्नेटिक, सी फॉर कोरोमंडल, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कि कार्नेटिक का मतलब है कोरोमंडल वॉर्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देख लें। चलिए, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पता चल गया होगा आपको कि 3 इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स हुए इंडिया में, और आपको थोड़ा डिटेल्ड अकाउंट देना है इसका। डिटेल्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं और यही आगे जाके डिसाइड करने वाले हैं दैट हु इज़ गोइंग टू फाइनली रूल द इंडिया अमंग द यूरोपियन पावर्स विच वर ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से थी, डच में से, इंग्लिश में से, फ्रेंच में से। ठीक है, चलिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं और देखते हैं इस स्टोरी के थ्रू कि होने क्या वाला है। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है, क्या चल रहा है कार्नेटिक वॉर्स में, क्यों हो रहे हैं कार्नेटिक वॉर्स। ओके, नाउ ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों के ही विजन्स थे कि हम अपनी पॉलिटिकल पावर जो है रीजन में एस्टेब्लिश करें। ओके, और इनकी जो राइवलरी है ये ट्रेडिशनल राइवलरी, मतलब पहले से चली आ रही है। ठीक है, ये इंग्लैंड में और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी राइवलरी जो है पहले से चली आ रही है। एंड ये शुरू हुआ था, इट बिगेन विद द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड विद द कंक्लूजन, ये ख़त्म होता है विद द कंक्लूजन ऑफ द 7 years वॉर। अगेन 2 नए टर्म्स, इनको भी देख लेते हैं हम। ओके, तो इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से और ख़त्म होती है आपकी 7 years वॉर पे। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, फिर से नाम से आप अंदाज़ा लगाइए कि सक्सीड करने का कुछ लड़ाई है, और किसको सक्सीड करने की लड़ाई है, ऑस्ट्रिया को सक्सीड करने की लड़ाई है। ये आपकी यूरोपियन कंट्री है, राइट। ठीक है, और ये वॉर्स आपके चलते हैं, पीरियड है आपका 1740 से 1748। एंड कौन कौन लड़ रहा है, एक तरफ है आपके फ्रांस, स्पेन और बाकी पावर्स, और दूसरी तरफ है आपका इंग्लैंड, डच एट्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो है फाइट हो रही है। ओके, इस वॉर में जो आपकी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दैट इज योर ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैटल। ओके, तो ये इस वॉर का कंक्लूजन है। इसमें हम देखेंगे कि क्या टर्म्स हैं इस ट्रीटी के, बट उससे पहले आप एक चीज़ और देखिए कि 7 years वॉर क्या थे। 7 years वॉर आपके 1756 से 1763 का पीरियड है, और ये फिर से अगेन दिस इज मतलब ये एक्चुअली ऐसा वॉर था जहाँ मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, स्पेशली आपके नॉर्थ अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज से।
ठीक है। और एक तरफ है आपके इंग्लैंड, अमेरिका, पोर्चुगीज़, और दूसरी तरफ है आपके फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड योर मुगल्स एज वेल। ठीक है, तो अगेन इंग्लिश और फ्रेंच आमने सामने, ठीक है। और मुगल्स जो है वो ड्रॉन हो जाते हैं, बंगाल नवाब इस वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट इंटरनेशनली बट इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वॉर होगा, वहाँ पे तो हो ही रहा है, यहाँ पे भी वॉर होगा बिकॉज दे आर एनिमीज। ठीक है, तो ये वॉर हुआ क्यों था? एज यूजल नथिंग बट टू एक्वायर द टेरिटरीज, बस दैट्स इट, इतना ही याद रखना है आप लोग, क्योंकि बाकी का काम आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का मैटर है। ठीक है, तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट अबाउट योर 7 years वॉर एंड द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। और ये जो आपका 7 year वॉर होता है इसमें इंग्लिश जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, तो ये जो ग्लोबल वॉर चल रहा है, ये ग्लोबल वॉर जो है इंडिया में भी पहुंच गया है, इंडिया में भी ये वॉर लड़ा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। एंड यही कार्नेटिक वॉर्स हैं विच डिसाइडेड वंस फॉर ऑल द इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच वर टू बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यही डिसाइड करते हैं कि अब जो है इंडिया पे फाइनली सोलेली बिल्कुल इकलौते कौन रूल करने वाले हैं? इंग्लिश। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अभी चल क्या रहा है, आखिर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या इंडिया की। 1740 में पहुंच गए हम। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी कंफ्यूज्ड है साउथ इंडिया में स्पेशली। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है औरंगजेब के बाद 1707 में व्हेन औरंगजेब डाइज, उसके बाद वैसे भी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का। और इफ़ यू रिमेंबर, मुगल एम्पायर का जो रीच है वो सदर्न इंडिया में नहीं है इतना। सदर्न इंडिया में पहले से ही इंडिपेंडेंट किंगडम्स रूल कर रहे हैं, जिनमें से एक आपका बहुत प्रोमिनेंट था हैदराबाद। और हैदराबाद के इस टाइम पे निज़ाम है असफ जहाँ। तो हैदराबाद एक्चुअली इन्होंने 1724 में बनाया था, इसकी फाउंडेशन की थी 1724 में, लेकिन हम बात करें 1740 की। तो इस टाइम तक आते आते ही हैज़ बिकम ओल्ड। ठीक है, और ऑलरेडी इनको मराठास बहुत परेशान कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, आके इनसे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी क्या है ना, थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ही अनबैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ साउथ में अगर हम प्रॉपर देखें कि कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट में क्या हो रहा है, तो कोरोमंडल कोस्ट में कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है जो कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सके। विजयनगर एम्पायर पहले ही ख़त्म हो चुका है, बहुत मतलब 200 साल पहले वो जा चुका है। ठीक है, 16th सेंचुरी में उसका दी एंड हो गया था। इफ यू रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द ईयर, द प्रॉपर ईयर, आप ध्यान कीजिए कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट ईयर था व्हेन द विजयनगर एम्पायर वॉज टोटली सीज्ड टू एग्जिस्ट। ठीक है, चल गए। तो क्या है कि छोटी छोटी पावर्स है, कोई एक प्रोमिनेंट रूलर नहीं है। तो यहाँ पे आपके मैसूर में, कोचीन में और त्रवणकोर में, जो मालाबार कोस्ट है, जो आज का केरला वाला आपके एरिया है, वो वाले रीजन्स। ठीक है, और ईस्ट में आपके स्टेट्स हैं जैसे मदुरा है, तंजौर है और त्रिचोनोपोली, दैट इज़ आज का तिरुचिरापल्ली। तो ये सारे छोटे छोटे पावर्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए हैं। आई थिंक आई शुड शो यू ऑन द मैप, राइट? तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा इन सब लोकेशंस के बारे में। ओके, ये देखिए, ये आपका त्रावणकोर, ये वही है सारा ना, केरला वाला एरिया है कि नहीं आज के प्रेजेंट का। ये रहा आपका कोचीन। ठीक है, और एक इधर इधर आपकी मैड्रास प्रेसिडेंसी अलग है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर, ये देखिए, ये है आपका आज के तमिलनाडु का मैप है, उसी से हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे एरियाज़ को। तो आप यहाँ पे देखिए, ये रहा मदुरई। ओके, एंड देन यू हैव योर तिरुचिरापल्ली आपका ये रहा। और मैं आपको और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस बता देती हूँ, जैसे वेल्लोर है आपका, ये भी आपको अभी आगे नेम देखने को मिलेगा। रानीपेट है, रानीपेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका आरकोट था, अभी हम आरकोट के बारे में भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, सो यू सॉ कि छोटे छोटे किंगडम्स रह गए हैं साउथ इंडिया में, और हैदराबाद का डिक्लाइन हो जाता है जब असफ जहाँ की डेथ हो जाती है, हैदराबाद का डिक्लाइन हो जाता है एंड इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म। एंड अब इंग्लिश एडवेंचर्स के लिए जो है चांस मिल जाता है। असफ जा, यू रिमेंबर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अच्छा, असफ जा के दो और नेम हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगे, वन इज़ योर निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, एंड सेकेंड नेम इज़ किलीच खान। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही पर्सन है, बस नाम डिफरेंट है इनके। ओके ओके, चलो ये तो आपका बैकग्राउंड था। अब आगे देखेंगे हम पहला कार्नेटिक वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द ईयर
इज 1740 to 48, पूरे 8 ईयर्स का वॉर है ये, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है 1740 से 48। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर। पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो एंग्लो फ्रेंच वॉर का ही एक्सटेंशन था। कहने का मतलब जो पहले से एंग्लो फ्रेंच वॉर आपका यूरोप में चल रहा है, यूरोप में जो वॉर आपका उनके बीच में पहले से लड़ाई चल रही है उसका एक्सटेंशन है, विच वॉज कॉज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखा था हमने, ठीक है, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसी का ये एक्सटेंशन, मतलब उसी का इंडिया में ये वॉर ड्रैग हो गया। अच्छा, फिर से एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम इंपॉर्टेंट रूलर है आपके मुगल एम्पायर इज और मोहम्मद शाह। इनका पीरियड है रूल का 1719 से 48। तो रिलेट करना है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मोहम्मद शाह के रीन में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बैकग्राउंड पता चल गया। अब क्या एक्चुअल रीज़न क्या था? एक्चुअल रीज़न ये था कि इंग्लिश नेवी सीज कर लेती है फ्रेंच की टू प्रोवोक फ्रांस। एक्चुअली फ्रेंच को ना पता था कि हमारी जो पोजीशन है इंडिया में वो थोड़ी वीक है, तो वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जिससे लड़ाई का मौका मिले इंग्लिश को, लेकिन इंग्लिश ने प्रोवोक किया उनको, फ्रेंच की शिप्स जो है वो कैप्चर कर ली। तो ऑब्वियसली फ्रेंच वोंट बी सिटिंग क्वाइटली, तो वो रिटेलिएट करते हैं। कैसे रिटेलिएट करते हैं? वो मद्रास को सीज कर लेते हैं। 1746 में मद्रास को सीज कर लेते हैं। और मद्रास किसकी टेरिटरी है? मद्रास तो भैया इंग्लिश की टेरिटरी है। तो अब तो वॉर होना लाजमी है। तो आपका शुरू हो जाता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। अब वॉर है तो भैया ख़त्म तो हो गई, है ना, होना भी ज़रूरी है। और एक ट्रीटी साइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। द ईयर इज़ 1748 जब ये वॉर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ये भी कंक्लूजन में आ जाता है, मतलब ख़त्म, वो भी ख़त्म, वहाँ भी वॉर ख़त्म, इंडिया में भी पहला कार्नेटिक वॉर ख़त्म। और आपकी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन होती है। और इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है? मद्रास इंग्लिश को वापस दे दिया जाता है और फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज जो उनकी नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरीज थी वो उनको वापस मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ईयर याद रखना है 1748, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल विच वॉज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। द ईयर इज 1740 to 48। इस वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था? इस वॉर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है विच इज़ योर बैटल ऑफ सेंट थोम। अब आपको रिमेंबर याद होगा, हम इंग्लिश कर रहे थे तो हमने पढ़ा था मद्रास का ही नेम सेंट थोम पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक बैटल हुआ है, बैटल ऑफ सेंट थोम, जो फ्रेंच फोर्सेस के बीच में एक तरफ हुआ है और एक हुआ है आपका फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन है आपके इस टाइम पे नवाब, कहाँ के? कार्नेटिक के। कार्नेटिक के नवाब हैं और एक तरफ अनवरुद्दीन है और एक तरफ फ्रेंच फोर्सेस हैं आपकी, ठीक है। अब क्यों भाई ऐसे ये इंग्लिश कहाँ से बीच में घुस गए? ये इसलिए घुस गए कि इंग्लिश ने, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कि अनवरुद्दीन कहाँ से बीच में घुस गए? ये ऐसे घुस गए कि इंग्लिश इनके पास पहुँच जाते हैं हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प कर दो साहब, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंडिया ड्रॉन हो गया इनटू द वॉर्स ऑफ यूरोपियन पावर्स। देख रहे हैं आप, अब यहाँ से जो है पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब जो है इंटरफेरेंस बढ़ेगा इंग्लिश की तरफ से भी, लोकल रूलर्स की तरफ से भी, और यहाँ पे अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वेरी आयरॉनिकल थिंग एज यूजुअल, ठीक है। तो फ्रेंच आर्मी आपकी कैप्टन पैराडाइज के अंडर लड़ रही है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी जो इंडियन आर्मी है उसको डिफीट कर देते हैं। महफूज खान के अंडर लड़ रहे हैं ये लोग। नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको, महफूज खान, बस याद रखिए कि इंडियन आर्मी को फ्रेंच आर्मी डिफीट कर देती है सेंट थोम पर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अदयार। रिवर अदयार इज़ एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ तमिलनाडु ओनली। तो ये जो बैटल ऑफ सेंट थोम है ये किसके बीच में हो रहा है? फ्रेंच के बीच में और अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कार्नेटिक है उनके बीच में। और जीतता कौन है? फ्रेंच जीतते हैं। अब ये इंग्लिश के लिए एक बड़ा एक आई ओपनर है, यूरोपियन पावर्स के लिए आई ओपनर है, लेकिन स्पेशली इंग्लिश के लिए आई ओपनर है। कैसे? कि ये बताता है कि कैसे एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी भी एक मच लार्जर इंडियन आर्मी को डिफीट कर सकती है। एंड इट ऑल्सो ब्रॉट आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स इन द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन द डेक्कन। अब इम्पॉर्टेंस क्यों नेवल फोर्स की? क्योंकि आपको पता है इंडिया में एज सच किसी के पास नेवल पावर नहीं थी। वेस्टर्न कोस्ट में जो रूलर्स रूल कर रहे थे उन एक दो के पास होगी किसी के पास, अदरवाइज नहीं थी। तो नेवल पावर का भी इंपॉर्टेंस पता चल जाता है इस वॉर में, ठीक है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप सबसे पहले देंगे इसका बैकग्राउंड की राइवलरी हुई क्यों है। तो मतलब राइवलरी ऑलरेडी है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, और
पॉलिटिकल सिचुएशन बताएंगे कि साउथ इंडिया में किस तरीके से कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन है, डिसइंटीग्रेशन है, स्मॉल किंगडम्स हैं, यूनाइटेड नहीं है। और फिर आप बताएंगे, अच्छा इसमें आप प्लीज़ असफ जाह को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, चाहे कुछ मेंशन करें ना करें। नेक्स्ट आप बताएंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का पूरा बैकग्राउंड, कि इंग्लिश जो है वो कैप्चर कर लेते हैं फ्रेंच की शिप्स को, एंड ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल बताएंगे, प्लस बैटल ऑफ सैंड थूम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ईयर आप देखेंगे, ईयर है आपका 1749 से 54, जस्ट एक साल बाद ही 1748 में पहला वॉर खत्म हुआ, एक साल बाद ही दूसरा भी शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आएगा, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच गवर्नर हैं, तो इनको याद रखना है आपको। और फ्रेंच गवर्नर, इनके अंडर ही आपका ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इन डुप्लेक्स जी का एक विजन था, एक एक मोटो था, मैं ये कहूँ कि फ्रेंच फोर्सेस को है जो अपनी पावर है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो सदर्न इंडिया में बढ़ाना है। ऐसा डुप्लेक्स जी का विजन था। और कैसे बढ़ाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका तरीका, कि हम लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करेंगे इंग्लिश को डिफीट करने के लिए, कि लोकल रूलर्स में जो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि असफ जाह जी मराठास से लड़ रहे हैं पहले से ही, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पावर्स हैं उनके बीच में पहले से लड़ाई चल रही है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, इनके डिस्प्यूट्स में दखल अंदाजी करेंगे और ख़ुद को पॉलिटिकली जो है स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। ऐसा डुप्लेक्स जी का विजन था। अब इस वॉर का कॉज क्या है? सबसे पहला आपका डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क। ठीक है, निज़ामुल मुल्क की डेथ हो जाती है आपकी, एंड 1748 की बात है। और चंदा साहिब, अब बड़ा फोकस कीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारे नेम्स आएंगे, कंफ्यूज करेगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना है। चंदा साहिब जो कि दोस्त अली के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं। जो दोस्त अली कौन है? लेकिन ये है नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, और मराठाज ने, अभी बस सुनना है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, सुनते जाओ। मराठाज ने इनको क्या है, रिलीज़ कर दिया। चंदा साहिब को मराठाज ने पकड़ लिया था, ठीक है, इम्प्रिजन कर लिया था, वो इनको छोड़ देते हैं। और चंदा साहिब है कौन? ये दोस्त अली के सन इन लॉ हैं। ओके, अब जब निज़ाम की डेथ हो गई है हैदराबाद में, एक तरफ निज़ाम की डेथ हो गई है, तो उसके थ्रोन के लिए जो है दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वन इज़ योर नसीर जंग एंड दूसरे हैं आपके सन ऑफ, ये सन है निज़ाम की। चलिए मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ओके ओके, देखो, एक तरफ है आपका हैदराबाद, एक तरफ है आपका कर्नाटक। हैदराबाद में कौन रूल कर रहा है इस टाइम पे? निज़ामुल मुल्क। एंड कर्नाटक में कौन नवाब है? दोस्त अली। ठीक है, लेकिन निज़ामुल मुल्क की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब डेथ होगी तो कोई सक्सेसर होगा। ठीक है, तो सक्सीड करने के लिए दो कंटेंडर हैं, एक है खुद निज़ामुल मुल्क का बेटा नसीर जंग, और दूसरी तरफ है उनका ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। और इन दोनों में ना फाइट हो जाती है, क्योंकि मुजफ्फर जंग कहता है कि मुझे तो मुग़ल एम्पायर ने ऑलरेडी गवर्नर बना दिया है हैदराबाद का, और मैं ही रूल करूँगा। तो नसीर जंग और मुजफ्फर जंग में फ़ाइट है। इधर आ जाओ, कर्नाटक में आ जाओ। कर्नाटक में आपके दोस्त अली नवाब हैं, और इनका सन इन लॉ है आपका चंदा साहिब। ठीक है, सन इन लॉ है चंदा साहिब, लेकिन कर्नाटक का नेक्स्ट नवाब बना दिया जाता है अनवरुद्दीन को। ठीक है, अनवरुद्दीन नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं। अब इस चीज़ का, ये जो डिस्प्यूट है, इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं इंग्लिश और फ्रेंच। तो इस डिस्प्यूट में क्या होता है, इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं किसको? एक तरफ नसीर जंग को और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर इंटरफेयरिंग इन द लोकल डिस्प्यूट्स। ओके, तो ये समझ में आ गया कि कौन इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे हो, फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिस थिंग। ओके, अभी होता क्या है कि मुजफ्फर जंग एक तरफ, चंदा साहिब एक तरफ, और फ्रेंच एक तरफ, तीनों मिल गए हैं, क्योंकि फ्रेंच इनको सपोर्ट कर रहे थे दोनों को। ये अनवरुद्दीन को मार देते हैं। कहाँ मार देते हैं? बैटल ऑफ अंबूर में। कहाँ हो रहा है ये? 1749 में हो रहा है, वेल्लोर के पास। वेल्लोर अभी मैंने दिखाया था, नॉर्थ तमिलनाडु में था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका, बैटल ऑफ अंबूर 1749 में हुआ। किसके बीच में हुआ? फ्रेंच प्लस चंदा साहिब प्लस मुजफ्फर जंग एक तरफ, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन एंड इंग्लिश। ठीक है, ओके। तो मुजफ्फर जंग जो है वो बन जाते हैं डेक्कन के नए गवर्नर बन जाते हैं, एंड डुप्लेक्स को अपॉइंट कर दिया जाता है एज द गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था डुप्लेक्स का पूरा उनका जो विजन था, इस तरीके से उन्होंने उसको सक्सेसफुल भी किया,
and yeah, he influenced the political power in the South India. ठीक है, चलिए। एंड टेरिटरीज जो है पौंडीचेरी के पास और कुछ एरियाज उड़ीसा कोस्ट में मसूलीपट्टनम को इंक्लूड करके वो भी फ्रेंच के पास चले जाते हैं। सो दिस हैपेंड इन दी सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनिशियली। ठीक है, अभी आगे स्टोरी बाकी है। इंग्लिश तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे ना, इंग्लिश आएंगे अब नज़र। अच्छा जी, रॉबर्ट क्लाइव, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। रॉबर्ट क्लाइव क्या है, इस टाइम पे एजेंट है। किसके एजेंट है? इंग्लिश कंपनी के एजेंट है। वो एक प्रपोजल रखते हैं कि हम जो है ना मद्रास के गवर्नर पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, मद्रास के गवर्नर इस टाइम पे सॉन्डर्स हैं। ये वो वाले मुगल एम्पायर वाले गवर्नर नहीं है, ये इंग्लिश के गवर्नर है, क्योंकि मद्रास इंग्लिश के अंडर में थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जी जो हैं वो कहते हैं कि हम अटैक कर देते हैं मद्रास पे। सॉरी, सॉन्डर्स जो हैं आपके फ्रेंच के गवर्नर है, तो मद्रास पे अटैक करने की बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और सजेस्ट करते हैं कि हम जो है ना सडनली आरकोट को रेड करेंगे। और आरकोट आपकी कैपिटल है कार्नेटिक की ही। ठीक है, आरकोट आपको मैंने दिखाया था तमिलनाडु के मैप में। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जी डिसाइड करते हैं हम लोग आरकोट जाके रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव जी का कहना है कि इससे ना चंदा साहिब भागते भागते आएंगे अपनी कैपिटल को बचाने। ओके, चंदा साहिब कौन है इस टाइम पर? नवाब ऑफ कार्नेटिक। किसको मारने के बाद नवाब बन गए थे? अनवरुद्दीन को मारने के बाद नवाब बन गए थे। ठीक है, तो ऐसा रॉबर्ट क्लाइव की पूरी स्ट्रैटेजी थी कि हम ऐसा करेंगे और चंदा साहिब भागते भागते आएंगे और हम चंदा साहिब को कैप्चर कर लेंगे, हम आरकोट कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव वेरी मच अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आरकोट, कर लिया। चंदा साहिब भागते भागते आए भी, लेकिन चंदा साहिब वाकई में वापस नहीं निकल पाते हैं और वहीं पर सरेंडर कर देते हैं चंदा साहिब। तो अभी क्या है, मैसूर, तंजौर और जो मराठा चीफ, ठीक है, ये आते हैं, मदद करने आते हैं। केम टू द एड ऑफ त्रिचोनोपोली, दैट इज तिरुचिरापल्ली, ये भी इन्वॉल्व है वहाँ पे, ये लोकेशन भी इन्वॉल्व है आपकी वॉर में। ठीक है, तो ये आते हैं उनकी मदद करने, और तिरुचिरापल्ली को पहले तो छुड़ाया जाता है। ठीक है, सीज से छुड़ाया जाता है, कैप्चर से छुड़ाया जाता है, लेकिन चंदा साहिब जो हैं वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं, श्रीरंगम में फंसे रह जाते हैं। इनकी हेल्प मिलने के बाद भी वो श्रीरंगम में फंसे रह जाते हैं और उनको सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, एंड चंदा साहिब की फाइनली डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी अब एक मतलब इंग्लिश ने, रॉबर्ट क्लाइव जी ने अटैक तो किया आरकोट पे, लेकिन जब यहाँ तिरुचिरापल्ली को बचाने ये मैसूर और तंजौर और मराठा चीफ आ रहे हैं, आपको कहीं इंग्लिश का नाम नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रैटेजी थी, जो भी उन्होंने सोचा, उस पर सारा पानी फिर गया। ब्रिटिश फेल्ड टू इंटरफेयर। जिस तरीके से फ्रेंच ने इंटरफेयर कर लिया था, उतना ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं कर पाए। ओके, देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज, इसका रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, वॉर हो गया, फ्रेंच सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इसमें इस पूरे कोर्स ऑफ वॉर में फ्रेंच को बहुत ही हैवी फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। और जो ये डुप्लेक्स की पॉलिसी है, ये इसके चक्कर में जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं उनको पसंद नहीं आता और वो वापस उनको 1754 में बुला लेते हैं। ठीक है, तो डुप्लेक्स जो गवर्नर थे फ्रेंच के, उनकी गवर्नरशिप इंडिया में ख़त्म हो जाती है इस वॉर के बाद। और एज सच इस वॉर का ना कोई बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्क्लूजन नहीं निकला है। समझ रहे हैं आप? कुछ भी आप देखेंगे तो कोई कॉन्क्लूजन नहीं निकला इस वॉर का। ओके ओके, उसके बाद इन डुप्लेक्स के बाद जो नए गवर्नर आते हैं, दैट इज़ गॉड्यू। ओके, एंड इनकी जो पॉलिसी थी, अब ये डिफरेंट पॉलिसी, इनकी पॉलिसी है ऑफ नेगोशिएशंस की। हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे ज़्यादा, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम भाई आराम से बातचीत करके बात को ख़त्म करेंगे। इंग्लिश के साथ ही नेगोशिएट करते हैं और एक ट्रीटी कॉन्क्लूड करते हैं उनके साथ। और हाँ, दोनों डिसाइड कर लेते कि ठीक है, हम एक दूसरे की टेरिटरीज में भी इंटर, प्लस हम जो है जो लोकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, नेटिव प्रिंसेस के जो क्वारल्स चल रहे हैं, उनमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा सेकंड कार्नेटिक वॉर के कंक्लूजन में निकलता है। और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो फ्रेंच है वो एक्चुअली डर गए थे सीरियस रिपरकशंस इन दी अमेरिका, जिससे जो अमेरिका में जो इनके बीच में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर चल रहा था, उसके रेपरकशन से, उसकी कंसिक्वेंसेस से फ्रेंच डर गए थे। वो अपनी टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पे इन्होंने नेगोशिएशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे वो प्लीज़ आप देख लीजिए एक बारी।
फर्स्ट पॉइंट में आप डालेंगे कि डुप्लेक्स की क्या विजन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप डालेंगे निज़ामुल मुल्क की डेथ और उसकी वजह से क्या पूरी स्टोरी जो है यहाँ पे कि किस तरीके से नए नवाब्स बन जाते हैं कार्नेटिक में और आपका इधर हैदराबाद में, और कैसे फिर इंग्लिश और फ्रेंच इंटरफेयर करते हैं उनके डिस्प्यूट्स में। और एक बैटल ऑफ अंबूर हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको थर्ड पॉइंट में मेंशन करना है। उसके बाद आप मेंशन कीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं आर्कोट को कैप्चर करने की, ओके। बट कैसे ब्रिटिश जो है फाइनली इंटरफेयर में फेल हो जाते हैं और डुप्लेक्स की जगह नए गवर्नर आ गए हैं विच इज़ योर गॉड्यू, और उनकी नई पॉलिसी है विच इज़ द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। चलिए इसका इम्प्लीकेशन देखिए इस वॉर का। काउंटेनेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द यूरोपियन सक्सेस। काउंटेनेंस का मतलब होता है सपोर्ट, कहने का मतलब अब यूरोपियन सक्सेस के लिए चाहे फ्रेंच जीते चाहे इंग्लिश जीते, उनको इंडियन रूलर की, किसी इंडियन रूलर की, इंडियन अथॉरिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तो इंडियन अथॉरिटी को ही इन यूरोपियन पावर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जानते हैं कि ऐसा ही होता है इन द फ्यूचर। चलिए थर्ड कार्नेटिक वॉर पे आ जाते हैं विच इज़ योर 1758 to 63। बैकग्राउंड क्या है, यूरोप में 7 years वॉर चल रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीरियड आप 56 से 63 में ये वॉर शुरू हो गया था वहाँ पे, और ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से आमने सामने होते हैं, ठीक है। इसमें कोर्स ऑफ वॉर देख लेते हैं। 1758 में फ्रेंच की आर्मी काउंट डे लेले के अंडर, ये आर्मी के चीफ हैं अभी काउंट डे लेले, ये इंग्लिश के फोर्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं। कहाँ पे, सेंट डेविड और विजयनगरम। सेंट डेविड भी आपका तमिलनाडु में ही है, ठीक है, और विजयनगरम आपको पता है दिस इज इन आंध्र प्रदेश नाउ, एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे दोनों के इंग्लिश के फोर्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं। और क्या इंग्लिश को पसंद आएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो दे बिकम ऑफेंसिव एंड फिर वो फ्रेंच फ्लीट पे मतलब एक दूसरे के बीच में ऑब्वियसली उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस टाइम पे मुगल एम्पायर के रूलर कौन है? शाह आलम टू। पीरियड क्या चल रहा है आपका? 1759 से 1806 का पीरियड है शाह आलम टू का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको कनेक्ट करना है साथ में, ओके। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है विच इज़ और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ओके। इसमें ऑब्वियसली इंग्लिश वन, बट इसमें होता क्या है, जनरल आयरकूट ये इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे हैं, ये फ्रेंच आर्मी को पूरी तरीके से अपरूट कर देते हैं। कहाँ पे अपरूट कर देते हैं? वॉन्डी वॉश में, या फिर वंडावासी, ये भी आपका तमिलनाडु में। लड़ाई होती है दोनों के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश जीत जाते हैं और इस टाइम पे जनरल आयरकूट इंग्लिश को कमांड कर रहे हैं, और फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ रहे हैं आपके? थॉमस आर्थर डे लेले, ओके, जो हमने ऊपर अभी देखा था, काउंट डे लेले। तो इंग्लिश जीत जाते हैं इस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश को, और ओवरऑल वो थर्ड कार्नेटिक वॉर को भी जीत जाते हैं। और फ्रेंच का जो है अब पूरी तरीके से लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है उनकी पावर, अब कुछ खास बचा नहीं है उनके हाथ में। और जिंजी और माहे जो इन दोनों की ही दोनों ही फ्रेंच की टेरिटरीज थी, ये भी इनको खोनी पड़ती हैं। वॉज अबाउट योर थर्ड कार्नेटिक वॉर। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ओके। इसमें फ्रेंच की जो फैक्ट्रीज इंडिया में वो रीस्टोर हो जाती हैं, लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और पोर्चुगीज़ और डच की तरह ही फ्रेंच भी खुद को सिर्फ छोटे छोटे एनक्लेव्स में कन्फाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब बस उनकी एक दो जगह, कुछ ही जगह जो है वो पोर्ट्स, उनके ट्रेडिंग फैक्ट्रीज रह जाती हैं, बस वहीं से वो ट्रेड कर रहे होते हैं। बस ट्रेड करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। नाउ इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये थी इंपॉर्टेंस आपकी कार्नेटिक वॉर्स की, और स्पेशली आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर, जब पूरी तरीके से जो बाकी राइवल यूरोपियन कंपनीज थी उनका पावर पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इंग्लिश पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं और खुद एज अ मास्टर बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है आपका 1757 का, वो एक डिसाइसिव इवेंट था जो एक अल्टीमेट ब्रिटिश रूल लेके आया इंडिया में। लेकिन अगर आप खुद भी देखो तो आप देख रहे हो कि कार्नेटिक वॉर्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो राइवल कंपनीज थी
वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी और इंग्लिश के पास कोई कंपटीशन देने के लिए नहीं बचा था। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्नेटिक वॉर्स हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने एक ब्रिटिश को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एडवांटेज दिया है, ठीक है, इन एस्टेब्लिशिंग देयर होल्ड इन इंडिया, देयर सोल होल्ड इन इंडिया। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ओके, अच्छा, इसमें थर्ड में आप क्या क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे आपके? फर्स्ट आप बैकग्राउंड डालेंगे 7 years वॉर का बैकग्राउंड, और आप बताएंगे कि कैसे फ्रेंच जो हैं उनके 2 फैक्ट्रीज को कैप्चर कर लेते हैं, विजयनगरम और सेंट डेविड। नेक्स्ट आप बताएंगे कि ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस साइन होती है। ओके, और ये जो बैटल ऑफ प्लासी वाला केस है ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, इसको आंसर के कंक्लूजन में। अब सिग्निफिकेंस क्या था इस बैटल ऑफ वांडी वॉश का? इस बैटल ऑफ वांडी वॉश का सिग्निफिकेंस ये था दैट नेटिव्स सर्व्ड इन बोथ द आर्मीज एज सिपाहीज। कहने का मतलब चाहे फ्रेंच लड़ें चाहे इंग्लिश लड़ें, सोल्जर्स किसके रहेंगे? उनके सोल्जर्स के साथ साथ इंडियन सोल्जर्स रहेंगे जो दोनों की ही हेल्प कर रहे हैं। तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि चाहे किसी की भी साइड में जाके आप लड़ लो, लेकिन इन दी एंड सफ़र आप ही करने वाले हो, मीन्स इंडियन पीपल आर गोइंग टू सफ़र। ओके, तो ऐसा इसलिए भी हुआ बिकॉज देयर वॉज अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द डे। उस टाइम पे हमने देखा कि कैसे डिसइंटीग्रेटेड था इंडिया ऑलमोस्ट, ठीक है, कहीं पे भी कोई एक पर्टिकुलर पावर एक बड़े एरिया में रूल नहीं कर रही है, छोटे छोटे पावर्स में इंडिया डिवाइडेड है। और नेटिव रूलर्स दे लैक्ड द फोरसाइट, उनकी दूरगामी सोच नहीं थी, उन्होंने इतना अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि ये जो यूरोपियन पावर्स आ रही हैं और जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, ये वो ऐसा कुछ खास सोच ही नहीं पाए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स एंड फ्रेंच एज वेल। तो हमारा फ्रेंच भी आज ख़त्म हो गया और कार्नेटिक वॉर्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे दैट विल बी और कि क्यों इंग्लिश सक्सीड करते हैं और कैसे बाकी पावर्स जो हैं फेल कर जाती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।